Good morning to all of you. In previous lecture, we have already discussed about the ionic bond and covalent bond और आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। इसके पहले लेक्चर में हमने आपसे बात किया आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। फिर इसके बाद जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आयन से बने होते हैं और आयन जो होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। फिर से समझे, melting and boiling point of ionic compound is very high because they are formed by the ions and these ions are held by strong electrostatic force। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के केस में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और ये मॉलिक्यूल वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है। और क्या बातें हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में? आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर से समझे क्या बताया हमने। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवर्स होता है। दे आर सॉल्युबल इन द, ये किस में सॉल्युबल होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसके बारे में जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, इसीलिए किसी तरह का ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपके डायरेक्शनल होते हैं और आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बारे में फर्दर हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद क्या बताया, जो आयनिक कंपाउंड है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं क्योंकि ओनली आयन का एक्सचेंज होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो बहुत ही स्लो होती है। जो आपकी कोवेलेंट कंपाउंड में जो रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो बहुत ही स्लो होती है। हमें ये बातें ध्यान रखनी है। तो फिर से बात को समझें। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, melting and boiling point high due to strong electrostatic force between the ions, melting and boiling point slow because molecules are present that held by weak van der Waal force। फिर क्या बताया, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं लेकिन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है और किसी तरह की आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर और वो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है, इसी को हम यहाँ पर मेंशन करते हुए चलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो पहली बात हमने क्या बताई, ये कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। दूसरी बात जो है क्या, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ions ions that are held by strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इज लो बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स
that are held by weak van der Waal force, जो होते हैं वीक van der Waal फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। और क्या बताया थर्ड बात, ये क्या होते हैं, soluble in polar solvent like water but insoluble, लेकिन insoluble होते हैं in non-polar solvent like organic solvent, कैसे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और यहां पर क्या करेंगे, वाइस वर्षा आप कर दें, ठीक है, वाइस वर्षा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगली बात हमने क्या बताया, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल एंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। और ये क्या होते हैं, कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं एंड शो आइसोमेरिज्म, और क्या दिखाते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती हैं, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, फास्ट होती हैं, और इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, स्लो होती है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है, कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक बात और समझें, क्या ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में, लेकिन ये क्या क्या हो सकते हैं, मेनली तो ये लिक्विड और गैस होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में सॉलिड, तीनों सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। क्या है, नेचर ऑफ कंपाउंड। और अभी हमने बताया आपको, कंपाउंड का नेचर या तो आयनिक होगा या तो क्या होगा, कोवेलेंट होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया है, ए बी कोई कंपाउंड दिया है, तो कोई कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है और ना तो 100% कोवेलेंट होता है। अगर 50% से ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है तो कंपाउंड जो होगा वो आयनिक होगा, लेकिन अगर 50% से कम उसमें आयनिक कैरेक्टर है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, दैट विल बी कोवेलेंट होगा, ठीक है। कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। तो हमने क्या बताया, फिर समझे, कोई भी कंपाउंड 100% ना तो आयनिक होता है ना तो 100% कोवेलेंट होता है। अगर 50% से ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर है तो कंपाउंड आपका आयनिक होगा, लेकिन अगर 50% से कम उसमें आयनिक कैरेक्टर है तो वो क्या होगा, दैट विल बी द कोवेलेंट होगा, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, ये कंपाउंड मान लिया है, किसी कंपाउंड में कौन कौन सा हो सकता है, आयनिक नेचर होता है, और कौन सा नेचर होता है, कोवेलेंट नेचर होता है। क्या होता है बेटा, कोवेलेंट नेचर। अगर आयनिक कंपाउंड में, अगर मान लीजिए आपके पास कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है कोई, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में अगर आपको कोवेलेंट नेचर बताना होता है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, दैट इज पोलराइजेशन एंड फजांस रूल। लेकिन अगर कोई कंपाउंड आपका कोवेलेंट है और उसमें आप आयनिक कैरेक्टर बताना चाहते हो तो वहां पर हम डाइपोल मूवमेंट का हेल्प लेते हैं। फिर से बात को समझे आप, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में अगर आप कोवेलेंट नेचर बताना चाहते हैं, कितना % कोवेलेंट नेचर है,
तो उसके लिए हम लोग पोलराइजेशन एंड फजांस रूल का हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें अगर आप आयनिक कैरेक्टर देखते हैं तो वो आप पढ़ते हैं किसके थ्रू? डाइपोल मूवमेंट के थ्रू। तो अगर आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, लिख दें इन आयनिक कंपाउंड जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो किसके थ्रू हम समझते हैं? पोलराइजेशन एंड फजांस रूल, एंड फजांस रूल। लेकिन अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड है, इन कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक परसेंटेज इज एक्सप्लेन्ड बाय डाइपोल मूवमेंट। किसके थ्रू? डाइपोल मूवमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट पोलराइजेशन एंड फजांस रूल, ठीक है बेटा? तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज पोलराइजेशन एंड फजांस रूल, ठीक है? चलिए, तो होता क्या है, थोड़ा सा यहां हम एक बात समझेंगे। अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होंगे? आयन्स होंगे। ये आपका कैटायन, ये क्या है? एनायन, दैट इज आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो वहां कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके मिडिल में आ जाते हैं या लगभग मिडिल में आ जाते हैं तो वो कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? दैट विल बी कोवेलेंट। लेकिन अगर उसमें स्पेशली केवल आयन्स है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं तो वो क्या होगा? दैट विल बी द आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर अगर हम कोई एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं, ये आपके पास क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। तो होता क्या है कि जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। फिर से समझें, किसी आयनिक कंपाउंड पर अगर हम बात करें तो जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। और जब खींचता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगा। क्या होगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगा। किसका? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो यहां पर क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगभग क्या होता है? मिडिल में आना शुरू कर देते हैं। मतलब यहां पर क्या होते हैं? पोल बन जाते हैं। यहां पर क्या होता है? एक प्रकार का पोलराइजेशन जनरेट हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। फिर से बात समझें, when cation approaches the anion, the electron cloud of anion moves toward the cation side, hence its shape become asymmetric, distorted, and the process is known as polarization. क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसे पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। लेकिन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स का कैटायन की तरफ चले जाना कहलाता है पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैटायंस के द्वारा खींचा जाएगा उतने ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे। क्या? when cation approaches anion, then electron cloud of anion get distorted. This process is known as
पोलराइजेशन, ये क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। एंड पावर ऑफ कैटायन टू डू दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पोलराइजिंग पावर। एंड इन रिस्पेक्ट टू anion it is called पोलराइजेबिलिटी। क्या कहलाता है? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ बातें यहां पर लिखते हुए चलते हैं। मोर इज द पोलराइजेशन, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड लेस विल बी आयनिक कैरेक्टर। क्या होगा? लेस विल बी आयनिक कैरेक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर इस पर फर्क डालते हैं, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। ठीक है, पहली चीज तो क्या है? चार्ज। पहले साइज पर बात करते हैं। साइज ऑफ कैटायन। तो जो पोलराइजेशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। मतलब उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। और जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगली कंडीशन क्या है? यही जो पोलराइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मतलब क्या हुआ? एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। अब जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है LiCl